आज के इस लेक्चर में हम क्लीन्स थ्योरम पढ़ेंगे। मैं इसको आपका प्रूफ करवाऊंगा और एग्जांपल्स हम करेंगे। बेसिकली कुछ बुक्स में इसके 2 पार्ट्स हैं, कुछ बुक्स में इसके 3 पार्ट्स हैं। इस टॉपिक के अंदर क्लीन्स थ्योरम के अंदर थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाते हैं, ठीक है। और जैसा कि रेगुलर एक्सप्रेशन की रिकर्सिव डेफिनेशन, NFA, DFA, TG, GTG जो आप पढ़ते आए हो, इसको हम एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनियन कॉन्कैटिनेशन या क्लियर स्टार हम कैसे लेते हैं NFA या DFA वगैरह का। तो ये सारी चीज़ें आज हम क्लीन्स थ्योरम में स्टार्ट करेंगे। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का हम पढ़ते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है और पढ़ाई के साथ साथ आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। उसकी भी वीडियो के मैं जो लिंक्स हैं वो अब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। और इसके अलावा मेरे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अलावा मेरे जो हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के भी लेक्चर्स हैं, C++ के भी लेक्चर्स हैं, और भी बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं मेरे, वो जो हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं दे दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की तरफ। ते पायन गल जड़ा ना सीधी जी है। क्लीन्स थ्योरम ने किसी बुक में 2 पार्ट्स लिखे हुए हैं, किसी बुक में 3 पार्ट्स लिखे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ क्लीन्स थ्योरम है क्या बेसिकली। तो जैसा कि आपको पता है कि लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का रेगुलर एक्सप्रेशन एक तरीका है, इसी तरह लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का DFA एक मेथड है। बिल्कुल इसी तरह NFA से भी लैंग्वेज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह ट्रांजिशन ग्राफ TG भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। इसी तरह DTG GTG लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, ठीक है। ये सारे लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स हैं जो अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। क्लीन्स थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर आप किसी लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो तो उसको आप DFA भी बना सकते हो, उसको आप NF से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, TG से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, GTG से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लीन्स थ्योरम हमें यह कहता है कि अगर किसी लैंग्वेज का आपने DFA बनाया हुआ है तो आप उसको रेगुलर एक्सप्रेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, NFA से भी कर सकते हो, TG से भी कर सकते हो और GTG से भी कर सकते हो। क्लीन्स थ्योरम हमें यह कहता है कि अगर किसी लैंग्वेज का आपके पास NFA है तो आप उसको DFA से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, TG से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और GTG से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लीन्स थ्योरम हमें यह कहता है कि अगर किसी लैंग्वेज का ट्रांजिशन ग्राफ आपको गिवन है, बना हुआ है, तो आप उसका GTG भी बना सकते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन से भी उसको उस लैंग्वेज को बना सकते हो, आप उस लैंग्वेज का DFA भी बना सकते हो, NFA भी बना सकते हो उस लैंग्वेज का। बिल्कुल इसी तरह क्लीन्स थ्योरम हमें यह कहता है कि अगर किसी लैंग्वेज का आपके पास GTG है तो आप उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना सकते हो, आप उसका DFA भी बना सकते हो, उसका NFA भी बना सकते हो और उसका ट्रांजिशन ग्राफ भी बना सकते हो। तो फाइनली कंक्लूड ये करते हैं कि अब इन में जो मैंने मेथड्स यहाँ पे लैंग्वेज के लिखे हुए हैं, अगर किसी एक में भी आपको कोई लैंग्वेज गिवन है, रिप्रेजेंट की गई है, तो आप किसी भी दूसरे मेथड में आप उसको लिख सकते हो। ये क्लीन्स थ्योरम हमें कहता है। तो क्लीन्स थ्योरम का ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम ये सीखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन से हम DFA कैसे बनाते हैं, या एक जो मेथड है उससे दूसरे मेथड में हम कैसे बना सकते हैं। लेट्स सपोज आपको उसने ट्रांजिशन ग्राफ दिया गया हो और रेगुलर एक्सप्रेशन उससे कैसे बनाओगे, तो एक मेथड को दूसरे मेथड में कैसे कन्वर्ट करना है, ये क्लीन्स थ्योरम में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम इसको प्रूफ भी करके दिखाएंगे। तो ये है क्लीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट। इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, मतलब कि अगर लैंग्वेज आपके पास FA दिया गया है देन आप उसका TG भी बना सकते हो और आप उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना सकते हो। अगर आपके पास लैंग्वेज का TG दिया गया है देन आप उसका FA भी बना सकते हो और आप उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना सकते हो। अगर आपके पास लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया है देन आप उसको TG भी बना सकते हो और आप उसका फाइनाइट ऑटोमेटा FA भी बना सकते हो। तो ये इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हमारे पास क्लीन्स थ्योरम के 3 पार्ट्स हैं। देखो, पहला पार्ट ये कहता है वही वाली बातें हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं। पहला पार्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास लैंग्वेज का FA से अगर कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट होती है देन वो TG से भी एक्सेप्ट होगी। ये पहला पार्ट है क्लीन्स थ्योरम का। सेकंड पार्ट हमें ये कहता है क्लीन्स थ्योरम का, अगर कोई लैंग्वेज का आपके पास TG बना हुआ है, कोई लैंग्वेज TG से एक्सेप्ट हो रही है, वो रेगुलर एक्सप्रेशन से भी एक्सेप्ट होगी। तीसरा पार्ट आपको कहता है कि अगर लैंग्वेज का आपके पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है तो वो FA से भी एक्सेप्ट होगा। तो ये हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, हमने इसको प्रूफ करना है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हमारे पास है क्लीन्स थ्योरम पार्ट 1। पार्ट 1 हमें यह कहता है कि अगर हम कोई लैंग्वेज FA से एक्सेप्ट होती है, इसका मतलब वो TG से भी एक्सेप्ट होगी। तो ये हमने प्रूफ करना है क्लीन्स थ्योरम से। तो प्रूफ इसका कैसे होगा? तो देखो, सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हर FA को हम TG भी कह सकते हैं, हर फाइनाइट ऑटोमेटा जो होता है उसको हम ट्रांजिशन ग्राफ भी कह सकते हैं। समझ आ गई? तो इसका मतलब FA को हम ट्रांजिशन ग्राफ भी कह सकते हैं, तो हमें कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इस तरह करके लिख दो और
बता दो कि एफ ए को हम ट्रांजिशन ग्राफ भी कह सकते हैं, तो कुछ भी हमें प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो लैंग्वेज एफ ए से एक्सेप्ट होगी वो ट्रांजिशन ग्राफ से भी एक्सेप्ट होगी। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इसको प्रूफ कर दें। प्रूफ कैसे होगा कि आप एक, क्या है हमारा क्लीन्स थ्योरम, जो लैंग्वेज एफ ए से एक्सेप्ट होती है वो टी जी से भी एक्सेप्ट हो सकती है। ठीक है, यानी जो लैंग्वेज एफ ए से एक्सेप्ट नहीं होगी वो टी जी से भी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो यह हमने प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपने पास से एक एफ ए ले लेते हैं। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट हम टी जी बनाते हैं यहाँ पर। तो इसमें देखो अब एफ ए में और यहाँ पे हम टी जी बना लेते हैं। इनिशियल स्टेट थी, ये मैंने इनिशियल स्टेट लगा दी। ठीक, और उसके बाद फाइनल स्टेट है तो यहाँ पे हमने फाइनल स्टेट लगा दी। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि एफ ए में आपको पता है एक एरो के ऊपर एक अल्फ़ाबेट होता है, टी जी में एक एरो के ऊपर एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। तो हम इस तरह करके एरो लगाते हैं। अब एक एरो के ऊपर ए था, दूसरे एरो के ऊपर बी था, तो मैं इसी के ऊपर इकट्ठा करके ए बी लिख देता हूँ। और स्टार्ट में इनिशियल के ऊपर बी का लूप था तो यहाँ पे मैंने बी का लूप लगा दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास इस लैंग्वेज के इक्विवेलेंट, ये इसका एफ ए था, जो लैंग्वेज इस एफ ए से एक्सेप्ट हो रही है वही वाली लैंग्वेज इस टी जी से भी एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, तो अब जस्ट आपने क्या करना है, ये इसका इक्विवेलेंट आ गया। और उसके बाद अगर आपने इसको थोड़ा सा और अच्छा करके लिखना है तो आप क्या कर लें, एक स्ट्रिंग ले लें जो इस एफ से एक्सेप्ट होता है। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग लेते हैं बी 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 ए बी। ठीक है, अब ये वाला स्ट्रिंग अगर इससे एक्सेप्ट होता है वो इससे भी एक्सेप्ट होना चाहिए। तो ये प्रूफ करके दिखाएं। तो हमने इंग्लिश में साथ साथ लिखें कि लेट्स सपोज दिस इज द स्ट्रिंग विच इज एक्सेप्टिंग बाय दिस एफ ए। कैसे एक्सेप्ट होता है ये देखो आप। तो सबसे पहले देखो स्ट्रिंग में क्या, बी इनिशियल स्टेट पे होते हैं हम एफ ए में स्टार्ट में, तो बी रीड किया लूप से, तो ये हमने बी रीड हो गया, इसी स्टेट पे आ गए। उसके बाद दोबारा बी रीड होगा तो इसी स्टेट पे ही रहेंगे और बी आ जाएगा। उसके बाद स्ट्रिंग में दोबारा बी है, दोबारा रीड होगा, इसी स्टेट पे रहेंगे और ये बी भी रीड हो गया। अब इस स्टेट पे है ए रीड करना है, ए रीड किया तो इस स्टेट के ऊपर आ गए हैं हम। ठीक है, तो ये ए भी रीड हो गया। उसके बाद इस स्टेट पे थे हम बी रीड करना है, तो इस स्टेट से जब हमने बी रीड किया तो प्लस वाली स्टेट पे आ गए, तो स्ट्रिंग खत्म और प्लस वाली स्टेट पे आ गए, फाइनल स्टेट पे आ गए। इसका मतलब ये वाला जो स्ट्रिंग था वो इस एफ ए से एक्सेप्ट हो रहा है। समझ गए हो बात? तो बिल्कुल इसी तरह अब ये वाला स्ट्रिंग इस एफ ए से एक्सेप्ट हो रहा है, इस टी जी से भी एक्सेप्ट होना चाहिए। तो चलो हम इस टी जी से भी चेक करते हैं क्या ये इससे एक्सेप्ट होता है। तो ये वही सेम स्ट्रिंग लिखा, इनिशियल स्टेट से बी को रीड किया, फिर इनिशियल स्टेट से बी को रीड किया, फिर इनिशियल स्टेट से इस लूप से बी को रीड किया तो बी हो गया। उसके बाद ए बी है तो ए बी देखो एरो के ऊपर है, तो हमने ए बी रीड किया, यहाँ से ए बी रीड हुआ और फाइनल स्टेट के ऊपर आ गया। इसका मतलब जो स्ट्रिंग्स इस एफ ए से एक्सेप्ट हो रहे हैं वो इस टी जी से भी एक्सेप्ट हो रहे हैं। क्लियर? ओके, एक एग्जांपल और देते हैं कि हम एक ऐसा स्ट्रिंग लेंगे यहाँ पर कि जो इससे भी एक्सेप्ट नहीं होता वो इससे भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं बी ए बी बी, ये स्ट्रिंग लिया है मैंने। ठीक है, तो चलो हम इससे चेक करते हैं क्या ये इससे एक्सेप्ट होता है। तो ये बी में इनिशियल स्टेट में बी रीड किया लूप से, ठीक है बी रीड हो गया। फिर यहाँ से ए रीड किया तो इस स्टेट पे आ गया हूँ, तो ये ए बी रीड हो गया। अब इस स्टेट से बी रीड किया तो यहाँ पे आ गया मैं, अब फाइनल स्टेट पे पहुंच गया हूँ लेकिन स्ट्रिंग खत्म नहीं हुआ। तो किसका क्या मतलब, इसका मतलब ये वाला स्ट्रिंग इससे एक्सेप्ट इस एफ ए से नहीं हो रहा। अब ये वाला जो स्ट्रिंग है वो इस टी जी से भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो चलो दोबारा यहाँ पे लिखते हैं बी ए बी बी। ठीक है, ओके, तो इनिशियल स्टेट पे थे, यहाँ से हमने बी को रीड किया, जब बी को रीड करोगे इसी स्टेट पे रहोगे, बी रीड हो गया। उसके बाद ए बी है, ए बी जब आपने रीड कर लिया तो फाइनल पे पहुंच गए, तो ये ए बी हमने रीड कर लिया। अब क्या स्ट्रिंग खत्म हुआ है? स्ट्रिंग तो खत्म नहीं हुआ लेकिन फाइनल स्टेट पे हम पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये वाला स्ट्रिंग इससे भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो फाइनली प्रूफ हो गया कि जो स्ट्रिंग्स इस एफ ए से एक्सेप्ट हो रहे हैं वो इस टी जी से भी एक्सेप्ट हो रहे हैं, जो स्ट्रिंग्स इस एफ ए से एक्सेप्ट नहीं हो रहे वो इस टी जी से भी एक्सेप्ट नहीं हो रहे। तो वी कैन से डैट कि जिस लैंग्वेज को ये एफ ए रिप्रेजेंट करता है उसी लैंग्वेज को ये टी जी भी रिप्रेजेंट करता है। तो हैंस हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया है कि जो लैंग्वेज एफ ए से एक्सेप्ट हो सकती है वो टी जी से भी एक्सेप्ट हो सकती है। क्लियर? ओके, तो उसके बाद क्लीन्स थ्योरम का हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 क्या कहता है कि जो लैंग्वेज टी जी से एक्सेप्ट होती है वो रेगुलर एक्सप्रेशन से भी उस लैंग्वेज को एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाया जाएगा। आपको ये यहाँ पे सिखाया जाएगा कि आप एफ ए को रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आप टी जी को रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आप टी जी को रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आप एन एफ ए को रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं बेसिकली
इन आपको पता है रेगुलर एक्सप्रेशन में स्टेट्स नहीं होती और इन सारों में डायग्राम्स में स्टेट्स होती हैं। तो एक मेथड होता है, उसको हम कहते हैं स्टेट एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन ये सारे एक ही मेथड है, एक ही तरह से हम सबको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं स्टेट एलिमिनेशन मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, इन डायग्राम्स में से एक एक करके स्टेट को रिमूव करते हैं, स्टेट को एलिमिनेट करते रहते हैं। स्टेट्स जब सारी खत्म हो जाती हैं तो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाता है। उस मेथड को कहते हैं स्टेट एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो स्टेट एलिमिनेशन मेथड ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रूल है। आपको किसी तरह का भी इसमें पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आपको इस तरह भी दिया जा सकता है कि कंसीडर दिस जीटीजी, तो आपने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, या एनटीजी दिया जा सकता है, कहा जाएगा इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना के दिखाएं। तो आपको उसी तरह स्टेट एलिमिनेट, एक एक स्टेट एलिमिनेट करके रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो इसके लिए मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। स्टेट एलिमिनेशन मेथड से पहले मैंने एक रूल्स की वीडियो बनाई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैं दोनों का लिंक दे रहा हूँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो आपने क्या करना है, पहले रूल वाली वीडियो प्रिपेयर करनी है कि स्टेट्स को एलिमिनेट करने के रूल्स क्या हैं, अच्छे से रूल्स याद करने हैं। ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जब आपको रूल्स वाली वीडियो आ जाएगी उसके बाद आपने स्टेट एलिमिनेशन मेथड वाली वीडियो देखनी है और उससे आपने तैयारी स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट लेक्चर्स हैं। ठीक है, मैं उसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसको प्रूव करने के लिए भी सिंपल, उस स्टेट एलिमिनेशन वाली मेथड वाली जो वीडियो है ना, उसमें मैंने 2 एग्जांपल्स करवाई हैं। तो वहाँ से आप कोई सी एक जीटीजी ले लें या ट्रांजिशन ग्राफ ले लें। ठीक है, और उसको जब स्टेट्स को एलिमिनेट करेंगे तो एंड में आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो जस्ट आपने जब एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है, तो वो प्रूफ हो जाएगा कि जो लैंग्वेज इससे एक्सेप्ट होती है, इनसे एक्सेप्ट होती है, वो उसके रेगुलर एक्सप्रेशन से भी एक्सप्रेस की जा सकती है, वो रेगुलर एक्सप्रेशन से भी एक्सेप्ट होती है। क्लियर? ओके, उसके बाद क्लीन्स थ्योरम का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 हमें ये कहता है कि अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सेप्ट की होती है देन उस फाइनाइट ऑटोमेटा से भी एक्सेप्ट होती है। इसकी तो हमने बहुत सारी एग्जांपल्स की हैं, एक एग्जांपल हम दे देते हैं तो प्रूफ हो जाएगा। तो हम लेट्स सपोज ले लेते हैं अ लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एट लीस्ट 1 ए। ठीक है, और सिग्मा इज इक्वल टू ए कोमा बी है। हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं लैंग्वेज के वो हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसका, रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्टार ए और ए प्लस बी का होल स्टार, मतलब एक दफ़ा ए लाजमी आना चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन। अब हमने इसका इक्विवेलेंट बनाना है फाइनाइट ऑटोमेटा। तो आपको पता है एफ ए बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है, मैंने आपको ये बताया जिसके ऊपर स्टार नहीं है पहले उसके लिए बनाओ। तो ए के ऊपर स्टार नहीं है, इनिशियल स्टेट बनाई। ठीक है, ये हमने फाइनल स्टेट बनाई और ए के ऊपर स्टार नहीं था तो ये हमने एरो लगा दिया और यहाँ पे करते जिसके ऊपर स्टार नहीं था। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जस्ट एरोज कंप्लीट करने होते हैं हमने। इसके ऊपर कितने एरो कम है, हर स्टेट के ऊपर कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 2। इसका मतलब हर स्टेट के ऊपर 2 एरोज आएंगे। तो कितने एरोज हैं यहाँ पे, एक जनरेट हो रहा है ना, तो एक ए का हो रहा है, बी का कम था, हमने यहाँ पे बी का एरो लगा दिया। अब यहाँ पे देखो कितने एरो कम है, एक भी नहीं है स्टेट से जनरेट होने की बात कर रहा हूँ, एक भी जनरेट नहीं हो रहा। तो इस पे हम यहाँ पे ए कोमा बी कर देते हैं। समझ गए बात? अब इस पे भी 2 एरो कंप्लीट, इस पे भी। इसका मतलब ये हमारे पास इस सेम लैंग्वेज का एफ ए बन गया है। समझ आ गई? तो ये प्रूफ हो गया है। इसके अलावा अगर आपने और अच्छे से प्रूफ करना है तो आप एक स्ट्रिंग ले लो इस लैंग्वेज का, हम ले लेते हैं ए बी। ठीक है, ये इस लैंग्वेज से एक्सेप्ट होता है। देखो स्टार्ट में हम क्या करते हैं, लूप से ए ले लेते हैं, उसके बाद ये वाला ए आ गया और उसके बाद यहाँ से लूप से हम बी ले लेते हैं, तो एक्सेप्ट हो गया। अब हम चेक करेंगे एफ ए से भी एक्सेप्ट होता है। इनिशियल स्टेट से हमने ए रीड किया तो ये इधर यहाँ पे आ गया, उसके बाद ए बी हमने लूप से ले लिया तो इससे भी एक्सेप्ट हो गया। बात समझ आ गई? उसके बाद आप बी 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 ये वाला लेते हैं, इससे क्या ये एक्सेप्ट होगा, लूप से हम नल लेते हैं, यहाँ से भी हम नल लेते हैं। यहाँ से तो हम नल ले ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ए आएगा, ए तो मस्ट है, तो इसका मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन से ये लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं होती। इससे एफ ए से चेक करते हैं, लूप से हमने 3 दफ़ा बी ले लिया। ठीक है, आगे तो हम अब स्ट्रिंग ही नहीं एक्सेप्ट हो रहा, स्ट्रिंग खत्म हो गया, फाइनल स्टेट पे पहुंचा ही नहीं है, इसका मतलब एफ ए से भी एक्सेप्ट नहीं हो रही। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब जो स्ट्रिंग्स रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सेप्ट हो रहे हैं वो एफ ए से भी हो रहे हैं, और जो स्ट्रिंग्स रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सेप्ट नहीं हो रहे वो एफ ए से भी नहीं हो रहे। तो प्रूफ हो गया ना कि जो लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सेप्ट होती है वो एफ ए से भी होती है। क्लियर? तो ये था क्लीन्स थ्योरम। तो ओके, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन।
वो क्या होती है, लेट सपोज हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, रेगुलर एक्सप्रेशन वन इज इक्वल टू ए स्टार बी। हमारे पास एक और रेगुलर एक्सप्रेशन है और ए प्लस बी का होल स्टार। दो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है। रिकर्सिव डेफिनेशन हमें रेगुलर एक्सप्रेशन की ये कहती है कि अगर दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन को हम सम करें, ठीक है, या प्लस करें, या दोनों का हम इस प्लस को यूनियन भी कहते हैं, दोनों का यूनियन लें तो वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है। अगर दोनों की हम कॉन्कैटिनेट करें यानी कि दोनों को जोड़ के लिखें, आर ई वन के साथ आर ई टू लिखें, तो वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है। अगर हम किसी रेगुलर एक्सप्रेशन का स्टार ले लें तो वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन ही बनता है। फॉर एग्जाम्पल आर ई वन प्लस आर ई टू लिखा हुआ है, तो आर ई वन ये था ए स्टार बी प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्टार, तो ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन ही है। इन दोनों को हमने यूनियन किया है, सम किया है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं, आर ई वन कॉन्कैटिनेशन ऑफ आर ई टू, तो आर ई वन क्या था, ए स्टार बी और उसके बाद a प्लस बी का होल स्टार, ठीक है। इसके बाद स्टार है आर ई वन का, तो आर ई वन था ए स्टार बी, ये रेगुलर एक्सप्रेशन, इसका हमने स्टार लिया तो ये मेरे पास कहा गया, ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो इसको हम कहते हैं रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो पता है बात यहाँ पे ये समझने की, ये मैंने आपको इसलिए कराया है कि दो रेगुलर एक्सप्रेशन को हम यूनियन लें तो वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है, दो रेगुलर एक्सप्रेशन की कॉन्कैटिनेशन करें तो वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है, स्टार लें तो वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन की तो चलो ठीक है, कॉन्कैटिनेशन हो गई है, स्टार हो गया है, यूनियन उनका हो गया है, लेकिन मुझे ये बताओ कि लेट्स सपोज आपके पास दो एफ ए दिए गए हों, एफ ए वन और एफ ए टू, तो मुझे बताओ उन दोनों डायग्राम्स होगी, उन दोनों को यूनियन कैसे करोगे, उन दोनों का आप कॉन्कैटिनेशन कैसे करोगे, उन दोनों का स्टार कैसे लोगे, ठीक है। जब दो लैंग्वेजेस, रेगुलर एक्सप्रेशन आपको पता है किसी लैंग्वेज का होता है, ये एक लैंग्वेज है ये दूसरी लैंग्वेज है, अगर दो लैंग्वेजेस का हम रेगुलर एक्सप्रेशन में यूनियन ले सकते हैं, इसका मतलब ये है कि एफ भी तो किसी लैंग्वेज का होता है ना, एक लैंग्वेज का ये दूसरी लैंग्वेज का, तो इन दोनों का भी तो यूनियन ले सकते हैं, इन दोनों का भी तो स्टार ले सकते हैं, इन दोनों की भी तो कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं इन दोनों एफ की। तो वो कैसे करते हैं, ठीक है, वो भी पॉसिबल है, हमें क्लीन्स थ्योरम ये सिखाता है। तो वो कैसे पॉसिबल है वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको ये सिखाया जाएगा। काफ़ी सारी वीडियोस बनाऊंगा मैं तकरीबन, जिसमें एक एक वीडियो करके इसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि हम दो एफ की कॉन्कैटिनेशन कैसे करते हैं, एन एफ की कॉन्कैटिनेशन कैसे करते हैं, उनकी हम सम कैसे लेते हैं, यूनियन कैसे लेते हैं, स्टार वगैरह कैसे लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सिखाया जाएगा, क्लियर। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।